हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप जो एसटी स्टूडेंट्स के लिए है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस इसके बारे में बनाए हैं। एक वीडियो में इसकी वेबसाइट पूरी दिखाई है, कहाँ पे क्या मिलेगा वहाँ पे, और एक वीडियो बनाया है जिसमें इसके सारे इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स को मैंने दिखाया है। इस वीडियो में मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। हम पहले एनआर स्कीम क्या है इसके बारे में जानेंगे, फिर एप्लीकेशन का ड्यूरेशन क्या है, उसके बाद इस स्कॉलरशिप स्कीम में कितने सीट्स हैं और फिर कौन कौन एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। फिफ्थ पॉइंट होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए, कौन से प्रोग्राम्स के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। उसके बाद स्कॉलरशिप के अंडर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा और कैसे प्रेफरेंस होगा कैंडिडेट्स का, और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस, और फिर डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये हम देखेंगे, और कॉन्टैक्ट इन्फो ऑफ कोर्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनओएस क्या है? एनओएस का मतलब है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। इंडियन गवर्नमेंट हर एक डिफरेंट कैटेगरी के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम रन करता है, जैसे कि एससी के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए। इस वीडियो में हम एसटी कैटेगरी के लिए जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो एनओएस है एसटी कैटेगरी के लिए, उसमें सिर्फ एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब और पीवीटीजी दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इस कैटेगरी के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कीम इंडियन गवर्नमेंट से प्रोवाइड की जाती है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये स्कॉलरशिप रन करती है। ये स्कॉलरशिप फुल फंडिंग प्रोवाइड करती है और उन कैंडिडेट्स के लिए जो मास्टर्स, पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च अब्रॉड करना चाहते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मैं बता दूं कि इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन 2024 और 25 साल के लिए अभी शुरू है। इसका लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन डेडलाइन 31 मई 2024, 31 मई 2024 के लिए लास्ट डे है। एप्लीकेशन टोटली ऑनलाइन है, और यहाँ पे वेबसाइट लिंक दी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट की लिंक दी होगी। नाउ सीट्स कितनी अवेलेबल है इसमें? टोटल 20 सीट्स है। इन 20 में से 30% मतलब 30% मतलब 6 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। पर अगर इनफ फीमेल कैंडिडेट्स अवेलेबल ना हो तो इनकी सीट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल कर दी जाएगी। और 20 में से 17 सीट्स है वो एससी कैंडिडेट्स के लिए होगी, और 3 सीट्स पीवीटीजी कैटेगरी के लिए होगी। एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो पहले तो कोर्सेज, जो भी मास्टर्स, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम्स है, ये कोर्सेज परस्यू करने वाले कैंडिडेट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। बैचलर्स कोर्सेज अलाउड नहीं है, और कैंडिडेट्स का प्रेफरेंस इस ऑर्डर में रहेगा। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको सबसे पहला प्रेफरेंस मिलेगा, और उसके बाद जिन कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर मिला है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और लास्ट में बाकी लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कोर्स ड्यूरेशन, अब वेबसाइट पे अबाउट द स्कीम नाम का एक पीडीएफ है, उसमें दिया है कि पीएचडी के लिए 4 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए, मास्टर्स के लिए 1, 2 या 3 कितने भी साल, मतलब 1 से 3 तक कितने भी साल का ड्यूरेशन हो सकता है। पोस्ट डॉक्टरल के लिए 1 से 1.5 साल ही ड्यूरेशन हो सकता है। पर वेबसाइट पे और एक पीडीएफ है जिसमें लिखा है कि जिसका नेम है रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑफ स्कीम, और जो उसमें लिखा है कि 2025-26 तक एप्लीकेबल है। उसमें लिखा है कि पीएचडी की तो सेम ही है ड्यूरेशन 4 साल, पर मास्टर्स की ड्यूरेशन 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल ही होनी चाहिए, और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की 2 साल तक हो सकती है।
तो ये दोनों वीडियोस कंफ्यूज करते हैं। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप डायरेक्ट इस कमेटी के ऑफिस पे कॉल करो, जिसका इन्फॉर्मेशन उनको कैसे कॉल करना है, उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे दिया है और इस वीडियो के एंड में भी बताऊंगी मैं। तो उनको कॉल करो और उनसे ही डायरेक्ट पूछ लो कि कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी रैंकिंग का क्राइटेरिया है कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपकी यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग 1000 तक होनी चाहिए। अब क्यूएस रैंकिंग कैसे देखनी होती है, तो जस्ट गूगल में टाइप करना कि लेटेस्ट क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग और आपको मिल जाएगी। यहाँ पे स्कॉलरशिप के हिसाब से तो टॉप 1000 तक क्यूएस रैंकिंग चल सकती है, पर अगर पिछले साल के हम रिजल्ट्स देखें तो ये हमें दिखाई देगा कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 500 से पहले है, मतलब 500 तक ही है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का मेन क्राइटेरिया तो यही है कि आपकी पिछले वाली डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। तो उस हिसाब से मास्टर्स के लिए बैचलर्स में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, पीएचडी के लिए 55% मास्टर्स डिग्री में होने चाहिए और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च के लिए आपकी मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास पीएचडी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। याद रखिए कि जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और ये जो मार्क्स का क्राइटेरिया है कि 55% होने चाहिए प्रीवियस डिग्री में, ये उन लोगों का एप्लीकेबल नहीं होगा जिन लोगों ने ऑलरेडी अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया है और वो ऑलरेडी वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। सो यस। हाँ, तो अगर आप ऑलरेडी किसी एक टॉप 1000 यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपको ये मैटर नहीं करेगा मार्क्स। पर अगर मेरिट लिस्ट लगाते समय आप ही की यूनिवर्सिटी के 2 कैंडिडेट्स होंगे एक ही यूनिवर्सिटी के, तो मेरिट लिस्ट में जिसके पिछले डिग्री में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसका नंबर ऊपर आएगा। एज का क्राइटेरिया है सिलेक्शन ईयर के 1 जुलाई पे आपकी एज मास्टर्स के लिए 32 ईयर साल होनी चाहिए मैक्सिमम, पीएचडी के लिए 35 होनी चाहिए और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च के लिए मैक्सिमम 38 होगी, 38। इनकम लिमिट है क्योंकि ये स्कॉलरशिप है, लो इनकम कैंडिडेट्स के लिए है। कैंडिडेट की साल की फैमिली इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब फैमिली इनकम में कौन कौन आता है, दोनों पेरेंट्स और कैंडिडेट। अगर वो काम कर रहे हैं कैंडिडेट तो उनकी भी इनकम काउंट होगी। सिर्फ कैंडिडेट, उनकी माँ और उनके पिता, इनमें से जो भी पैसे कमाते होंगे उनकी इनकम फैमिली इनकम में आ जाएगी। आपका कोई भाई है या फिर कोई भी और रिलेटिव है घर में जो कमाई करते हैं, उनकी इनकम काउंट नहीं होगी। अगर कैंडिडेट ऑर्फन है और सपोर्टेड बाय गार्डियन है तो उन पे इनकम क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक फैमिली से एक ही कैंडिडेट इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकता है। अगर आपके छोटे या बड़े भाई या बहन ने ये स्कॉलरशिप ली है पहले, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस स्कॉलरशिप के अंडर ये सब्जेक्ट के प्रोग्राम्स को स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो 10 सीट्स रिजर्व होती है स्टेम प्रोग्राम्स के लिए, जैसे कि प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। 4 सीट्स रिजर्व होंगी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लॉ, कॉमर्स ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए। 4 सीट्स रिजर्व होंगी एग्रीकल्चर और मेडिसिन के लिए और 2 सीट्स होंगी ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, फाइन आर्ट्स एक्सेट्रा के लिए। स्कॉलरशिप के अंडर फंडिंग क्या क्या मिलेगा, तो ट्यूशन फीस, जो भी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी और बाकी जो कंपलसरी फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी की, वो सारी की सारी मिल जाएंगी स्कॉलरशिप के अंडर। एनुअल मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा 9,900 पाउंड फॉर यूके और बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए 15,400 यूएस डॉलर्स। एनुअल कंटिजेंसी एंड इक्विपमेंट अलाउंस मिलेगा, वो होगा 1,116 पाउंड फॉर यूके और 1,532 फॉर यूएस और बाकी सारी
कंट्रीज़ के लिए, 1532 इन यूएस डॉलर्स। इसके अलावा वीज़ा फ़ीस, मेडिकल इंश्योरेंस फ़ीस और फ्लाइट टिकट्स, ये सारे के जो भी एक्सपेंसेस होंगे रिम्बर्स हो जाएंगे, और बाकी कुछ छोटे मोटे बेनिफिट्स भी होंगे। बट याद रखना, जो कैंडिडेट स्कॉलरशिप मिलने से पहले ही अब्रॉड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उनको फंडिंग तभी से मिलेगा जब जिस दिन से उनको स्कॉलरशिप मिली है, स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर मिला है, उस दिन के आगे का ही सिर्फ जो भी काउंट होता है उनका फीस, वो मिलेंगे। उस दिन स्कॉलरशिप मिलने के दिन से पहले वाला जो भी उन्होंने फीस भरी हो, जो भी एक्सपेंसेस भरे हो, वीज़ा की फ़ीस भरी हो, कोई भी एक्सपेंसेस हो, वो उनको रिइम्बर्स नहीं होंगे। अब देखते हैं सिलेक्शन कैसे होगा और प्रेफरेंस किस किस को दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक सब्जेक्ट के लिए मेरिट लिस्ट ड्रॉ की जाएगी। मेरिट लिस्ट में इस ऑर्डर में प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो कैंडिडेट ऑलरेडी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। अगर उनके बीच में सेम यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स होंगे तो जिसके प्रीवियस डिग्री में ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको हाई प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर मिला है, मतलब अगर ये ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं अब्रॉड, ऐसे कैंडिडेट्स ज़्यादा ही नहीं, बाकी सीट्स बच गए, तो इन कैंडिडेट्स को सोचा जाएगा जिनको ऑफर लेटर मिला है पर अभी तक उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं किया। सेम अगर उनके बीच भी टाई हो गया तो प्रीवियस डिग्री मार्क्स के हिसाब से उनका मेरिट रैंक लगेगा। इसके बाद भी अगर सीट्स बची है तो बाकी सारे रिमेनिंग कैंडिडेट्स को सोचा जाएगा जो अब्रॉड में एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं। बट ऐसे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा इन पर्सन कमिटी मेंबर्स के साथ। ऐसे अगर कोई कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो इंटरव्यू के लिए जाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आएंगे आपके प्लेस ऑफ रेसिडेंस से प्लेस ऑफ इंटरव्यू तक, उस सफ़र का सेकेंड क्लास ट्रेन या बस का जो भी फेयर होगा वो आपको रिइम्बर्स हो जाएगा। और अगर ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है तो उनमें जेआरई, जीमैट, टोफेल, इनमें से अगर किसी ने ये एग्ज़ाम्स दी है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। याद रखना, कोई भी केस में अगर कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उस कैंडिडेट को उस अवार्ड लेटर के इशू होने से 2 साल तक बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके वहाँ तक जाना ही पड़ेगा। अवार्ड का वैलिडिटी सिर्फ 2 साल है। 2 साल में स्कॉलरशिप एक्सपायर हो जाएगी अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस के बेसिक 3 स्टेप्स है। पहला है कि आपको एनओएस की पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे लिंक है एनओएस की, वहाँ पे आपको जाके साइन अप का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरी है और फिर आधार नंबर डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है आपको डिजी लॉकर पे रजिस्ट्रेशन करना है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अगर आपका ऑलरेडी डिजी लॉकर पे अकाउंट है तो वापस रजिस्टर करने की ज़रूरत है नहीं, बस आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो स्कॉलरशिप के लिए लगेंगे वो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप है कि आपको वापस पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ओके, हर एक इन तीनों स्टेजेस में से हर एक प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फ़ोटोज़ के साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिया है, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल वेबसाइट पे है। अब वो वेबसाइट पे कहाँ मिलेगा ये मैंने और एक वीडियो बनाया वेबसाइट पूरा दिखाने के लिए, उसमें बताया है कि कहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल होंगे वगैरह। इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में बहुत क्लियरली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है, फ़ोटोज़ के साथ दिया है, तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी प्रॉब्लम होगा एप्लीकेशन करने में। डॉक्यूमेंट्स, जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में अपलोड करने हैं और जो सिर्फ आपका फ़ोटो होगा वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। रिमेंबर, आपको डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली अपलोड नहीं करने हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर से
आपको आपके एप्लीकेशन को कनेक्ट होंगे। अब ये कनेक्ट कैसे करना है, इसका प्रोसेस वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिया है, जैसे मैंने पहले बताया। और यहाँ पे लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स जो जो आपको लगेंगे उसकी, जो बाकी सारे पीडीएफ है उसमें भी ये लिस्ट दी है। एंड में कॉन्टैक्ट वेबसाइट पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस नाम का एक टैब है, उसके अंडर आपकी स्कॉलरशिप रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज होगी तो उसके लिए किसको कांटेक्ट करना है ये इन्फॉर्मेशन दिया है। और अगर कोई टेक्निकल क्वेरीज हो, मतलब वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, क्रैश हो रहा है, डाटा सेव नहीं हो रहा है जो आपने एंटर किया है वो, तो इन सारी क्वेरीज के लिए भी एक अलग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है। मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि हर साल वो इन्फॉर्मेशन चेंज होता है, बट आप यहाँ वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट अस के टैब के अंडर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इतना आपको पता है तो स्कॉलरशिप को अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप उस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, नहीं हो रहा है।